अनोखा लाल केक का जादू। रामपुर नामक गांव में नैना अपनी माँ सुशीला के साथ रहा करती थी। जब नैना 2 साल की थी तभी उसके पिताजी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। नैना के पिताजी की मृत्यु के बाद नैना की माँ सुशीला अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। सुशीला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह से अपना गुजारा करती थी। नैना की पड़ोस की कुछ लड़कियां नैना की दोस्त थी। वह बहुत ही अमीर थी और उन्हें अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था। वे हमेशा नैना की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नैना अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। तभी वह देखती है कि 4-5 लड़कियां एक साथ खेल रही है और उन लोगों के पास तरह तरह के महंगे महंगे खिलौने थे। तभी नैना कहती है, अरे वाह रानी और कुसुम, आज तो तुम दोनों के हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने हैं। कुसुम, तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक बार मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी तुम्हारे खिलौने से खेलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपना खिलौना खेलने के लिए नहीं देंगे। मेरा खिलौना बहुत ही महंगा है और यह खिलौना मेरे पिताजी मेरे लिए मुंबई से खरीद कर लाए हैं। और तुम्हें पता है, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत बड़ा केक लेकर आने वाले हैं। पर तुझे क्या पता, तू तो केक के बारे में जानती भी नहीं होगी। तू तो इतनी गरीब है, तुझे क्या पता कि केक कैसा होता है और उसका स्वाद कैसा होता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है केक। तूने तो आज तक खाया ही नहीं होगा क्योंकि तू गरीब है ना। तुमने तो आज तक अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया होगा। वैसे तो मैंने अपने जन्मदिन की पार्टी में सभी अमीर बच्चों को बुलाया है और हम तुम्हें बुलाना नहीं चाहते थे क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी बहुत इंसल्ट होती। लेकिन फिर भी तू हमारे साथ रहती है तो तू भी आ जाना। लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे घर की सारी साफ सफाई करनी होगी और मेरे घर के सारे जूठे बर्तन भी धोने होंगे। इसी बहाने तुम्हें केक भी खाने को मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो कुसुम। जन्मदिन क्या होता है और केक का स्वाद कैसा होता है, यह सब तो मुझे नहीं पता। लेकिन तुम मुझे अपने जन्मदिन पर बुला रही हो तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से तुम मुझे बुला रही हो, मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, लेकिन तुम दोस्त के नाम पर धब्बा हो धब्बा। तुम तो दोस्ती को ही अमीर और गरीब की नज़र से देखती हो। और हाँ, अगले महीने मेरा भी जन्मदिन है। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर जरूर बुलाऊंगी और तुमसे अपने घर का जूठा बर्तन भी साफ नहीं करवाऊंगी। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ। अगर तूने 1 महीने बाद अपने जन्मदिन पर हम सबको नहीं बुलाया और अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटा तो हम सब तुम्हें गंजा करके, तेरा मुंह काला करके, तुम्हारे गले में जूते का माला डालकर गली में घुमाएंगे। हम भी देखते हैं तो जैसी गरीब लड़की अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करती है। बेचारी नैना अपने घमंडी दोस्तों की बातें सुनकर अपने घर वापस आ जाती है और अपने माँ के आने का इंतजार करती है। जब शाम को उसकी माँ काम करके घर आती है तभी नैना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं 1 महीने के बाद 14 वर्ष की हो जाऊंगी, लेकिन आपने मेरा कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। मेरे सभी दोस्तों के मम्मी पापा उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और एक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो अपने जन्मदिन पर कभी भी केक नहीं काटती। माँ, क्या इस बार आप मेरा जन्मदिन नहीं मना सकती? बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं पूरे दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, तब जाकर कुछ रुपए मिलते हैं। और अभी मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। बस उसी की वजह से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। लेकिन बिटिया, तुम्हारी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। मैं पैसे बाद में इकट्ठा कर लूँगी। पहले इस बार तुम्हारा हम जन्मदिन मना लेते हैं।
मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगी और तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर केक खरीद कर ले आना, ठीक है बिटिया? माँ, आप कितनी अच्छी हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और मैं अपने साथ साथ आपके लिए भी एक सुंदर सी साड़ी ले आऊंगी, क्योंकि मेरा जन्मदिन हो और मेरी माँ अच्छी ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो अब खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस तरह से दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और दोनों खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नैना बहुत खुश थी कि अगले ही महीने उसका जन्मदिन आने वाला है और उसने अपनी सहेलियों से जैसे शर्त लगाई है वह शर्त जीत जाएगी और अपने जन्मदिन का केक भी काटेगी। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसा नैना सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तभी एक दिन अचानक नैना की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तभी रोते हुए नैना अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी चेकअप की सारी रिपोर्ट आ चुकी है और डॉक्टर ने आपको कोई भी काम करने से मना किया है और आपका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इलाज पूरा नहीं हुआ तो आप भी मुझे पिताजी की तरह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए और किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाइए माँ। अरे नहीं बिटिया, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सके। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अब जितने दिन की ही जिंदगी होगी ऐसे ही बिस्तर पे काट लूंगी और मैं इतनी स्वार्थी भी नहीं हो सकती। जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं वो अपने आप पर खर्च कर लूं। वैसे भी मेरी दवाइयों में इतना खर्च हो रहा है और कुछ ही दिन बाद तो तेरा जन्मदिन भी है ना। मैं तेरा जन्मदिन मनाना चाहती हूँ बिटिया। माँ, आज तक तो मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। कोई बात नहीं, मैं इस बार भी अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए आप चुपचाप हॉस्पिटल चलिए और अपना इलाज करवाइए। मेरा जन्मदिन, मेरी शादी, बस आप मेरे बारे में सोचती रहोगी या अपने बारे में भी कुछ सोचोगी? ऐसा कहकर नैना जो भी जमा पूंजी होती है वो अपनी माँ की इलाज में लगा देती है। उसकी माँ कहीं काम करने नहीं जा पा रही थी, इसलिए अब नैना ही लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। नैना को जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से किसी तरह दोनों माँ बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। अगले दिन नैना का जन्मदिन था और वह हमेशा की तरह लोगों के घरों में काम करने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त रानी और कुसुम मिलती है और वे दोनों नैना के ऊपर बहुत हंसती है और उससे कहती है, अरे नैना, तुम्हें तो याद है ना, कल तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने अपने जन्मदिन पर हम सबको बुलाया भी है। कहीं तुम भूल मत जाना, इसलिए हम तुम्हें आज ही याद दिला रहे हैं। अगर तू अपना जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट कर पाई तो तुम्हारे साथ क्या होगा वह तुम्हें याद है ना। तुम दोनों को मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो और कल तुम्हें जो करना होगा कर लेना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। जिन पैसों से मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती उन पैसों से मैंने अपनी माँ का इलाज कराया है और मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। समझे तुम दोनों? ऐसा कहकर नैना वहाँ से अपने काम के लिए चली जाती है। नैना रानी और सुनैना से ये सारी बातें कह तो देती है लेकिन उसे बहुत ही दुख होता है और वो अपने जन्मदिन को लेकर सोच कर बहुत परेशान होती है और एक जगह बैठकर बहुत रोती है। रानी और कुसुम दोनों मिलकर मुझे गंजा बना देंगे। मेरे सर पर एक भी बाल नहीं बचेगा और मेरे गले में जूते की माला पहनाकर मुझे पूरे गांव में घुमाएगी। इसमें मेरी और मेरी माँ की कितनी बेइज्जती होगी। इन सब के बारे में तो पहले मैंने सोचा ही नहीं और रानी और कुसुम से शर्त लगा ली,
रानी और कुसुम सही कह रही थी। मुझे सोच समझकर उनके साथ शर्त लगानी चाहिए थी। अपना जन्मदिन आने पर सब खुश होते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। काश कल का मैं सूरज ही ना देख पाऊँ। मैं कितनी बदनसीब लड़की हूँ। मैं अपने ही जन्मदिन पर अपनी मौत की प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कल कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। ऐसा सोचकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना की नजर एक नदी पर पड़ती है जिसके अंदर कोई डूब रहा था। नैना अपने आंसू पोंछती है और तुरंत उस नदी में कूद जाती है। और नैना जिसे नदी में डूबने से बचाकर बाहर निकालती है वह कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक परी थी। तभी परी नैना से कहती है, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं मर जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नैना। पर तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी के इतना कहते ही नैना उसे सारी बातें बता देती है। तभी परी नैना से कहती है, नैना, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई केक देती हूँ। और यह कोई मामूली केक नहीं, बल्कि जादुई अनोखा लाल केक है। इस अनोखे लाल केक से जो कुछ भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा। नैना परी को धन्यवाद करके खुशी खुशी केक को अपने साथ लेकर घर आ जाती है और अनोखा लाल केक से कहती है, हे अनोखा लाल केक, मेरी माँ को पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ कर दो और मेरे घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर दो और मुझे और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कपड़े भी दे दो और अलग अलग तरह के पकवान भी। नैना के इतना कहते ही अनोखा लाल केक के जादू से उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसका घर भी दुल्हन की तरह सज जाता है और दोनों माँ बेटी को अच्छी अच्छी ड्रेस भी मिल जाती है और उनके सामने अलग अलग तरह के पकवान और केक भी आ जाते हैं। अब सारी तैयारियां हो जाती है। तब नैना सुंदर सा गाउन पहनकर अपने दोस्त रानी और कुसुम के पास जाती है और उनसे कहती है, रानी और कुसुम, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने घर पर तुम सभी के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है और मैं केक भी काटूंगी। अगर तुम्हारे और भी कोई दोस्त हो तो तुम उन्हें भी लेकर मेरे घर पर आ जाना। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ठीक है? ऐसा कहकर नैना हंसते हुए वहाँ से आ जाती है। तभी रानी और कुसुम कहती है, आखिर इस गरीब के पास इतनी जल्दी धन दौलत कहाँ से आई जो इसने अपने जन्मदिन पर हम लोगों के लिए पार्टी भी रखी है। और रानी, तुमने देखा नहीं उसने कितना महंगा गाउन पहन रखा था? आखिर क्या बात है? चलो आज चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर रानी और कुसुम दोनों जन्मदिन की पार्टी शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच जाती है और इतनी बड़ी पार्टी और इतना सुंदर डेकोरेशन देखकर दोनों की दोनों दंग रह जाती है। फिर कुछ देर बाद नैना केक काटती है और अपने सभी दोस्तों को केक खिलाती है। उसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी रानी और कुसुम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे नैना से कहती है, नैना, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना सुनकर नैना रानी और कुसुम दोनों को माफ कर देती है और तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब नैना अपनी माँ के साथ उस अनोखे लाल केक के जादू से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है। बादलों में जादुई 3 लहंगों का घर। गुड़िया के पिता गणेश एक दर्जी थे। वो सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। गुड़िया की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम मुन्नी था। बहुत ही खुशहाल परिवार था गुड़िया का। एक बार की बात है, शादी का सीजन था। गुड़िया की माँ, शादी का सीजन है तो मैं कुछ दिन अपनी दुकान पर ही सोऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम है तो रात में भी काम करना पड़ेगा।
आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं जी। पूरी पूरी रात जागकर लोगों के कपड़े सिलते हैं। आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। गुड़िया की माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर अभी से ही तो दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे, तभी तो कल अच्छा होगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर गुड़िया के पिता दुकान पर चले जाते हैं। वो देर रात तक कपड़े सिलते और थोड़ी देर के लिए वही दुकान पर ही सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन गणेश रोज की तरह ही खाना खाकर घर से दुकान के लिए निकला, लेकिन किसी को क्या पता थी कि वो अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा। वो रात काली और तूफानी थी। गणेश अपनी दुकान में कपड़े सिल रहा था, लेकिन बाहर बार बार बिजली के करकराने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। वह देर रात तक काम करता रहा और फिर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई और वह वहीं पर सो गया। तभी हवा के तेज झोंके से दुकान में जल रहा मंदिर का दिया उसके कपड़ों पर गिर गया और धीरे धीरे करके उसकी पूरी दुकान आग के आगोश में आ गई। गणेश बहुत ही थका हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसके दुकान में क्या हो रहा है। जब आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ी तो गर्माहट से उसकी आंखें खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आग से पूरी तरह झुलस चुका था और अंत में उसने अपनी सांसें तोड़ दी। दिन में जब यह खबर गुड़िया के घर वालों को लगी तो मानो उनके ऊपर तो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी यूं हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वे हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, देखो ना काका को, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। माँ, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ। गुड़िया की माँ ने जैसे ही यह सुना वह वहीं बेहोश हो गई। माँ, उठो माँ, पापा सदा हमारे साथ है। वो हमारे दिल में है। वो हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते माँ। लेकिन उसकी माँ को होश नहीं आता है। गुड़िया गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहती है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने उन्हें दवाई दे दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें तुम ले आना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इन्हें अब दोबारा से किसी बात का टेंशन ना हो। जितना हो सके अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। हे भगवान, तुमने हम गरीबों के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? अब मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? एक ही तो सहारा था, तुमने उसे ही छीन लिया। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी से सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया था। अब से मैं बुटीक जाकर कपड़े सिलने का काम करूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और अपनी छोटी बहन को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। तू अकेले ये सब कैसे करेगी बेटी? हमारी दुकान तो पूरी तरीके से जल चुकी है। ना तो उसमें एक भी कपड़े बचे हैं, ना ही कोई सिलाई मशीन बची है। अब तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, कुछ दिनों के लिए हम इस घर को गिरवी रख देते हैं। जैसे ही हमारा काम चलेगा, सबसे पहले हम उन पैसों से अपना घर छुड़ा लेंगे। माँ, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा माँ। और देखना, मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगी कि आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं आपका इलाज भी शहर के अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगी और मुन्नी का एडमिशन भी सबसे अच्छे स्कूल में कराऊंगी। मैं पापा का हर एक सपना पूरा करूंगी माँ। ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटी, तुम जल्दी ही घर छुड़ा लोगी। ये लो, ये रहे घर के कागजात। गुड़िया घर के पेपर्स लेकर सेठ के यहाँ गिरवी रखकर पैसे लेकर आ जाती है और दोबारा से अपना बुटीक स्टार्ट करती है। गुड़िया को बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के लहंगे, फ्रॉक और ब्लाउज सिलना आता था। वहीं उसके दुकान के सामने एक बहुत ही बड़ा बुटीक था, जो अब गुड़िया के बुटीक बंद होने के बाद से अच्छा खासा चलने लगा था।
जब उस बुटीक की मालकिन कावेरी को ये पता चलता है कि गुड़िया ने दोबारा से अपने पापा के काम को करने की सोची है तो वो टेंशन में आ जाती है। अगर गुड़िया ने यहाँ फिर से अपना काम स्टार्ट किया फिर तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसको यहाँ दुकान खोलने से रोकना होगा। यह सोचकर कावेरी गुड़िया की दुकान पर जाती है और बोलती है, गुड़िया बेटा, तुम्हारा बुटीक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा। यहाँ मेरा भी बुटीक है और मेरे बुटीक के सामने तुम्हारे इस छोटे से बुटीक में कपड़े सिलाने कोई नहीं आएगा। बेटा देख, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, तुम अपना बुटीक कहीं और जाकर खोलो, यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं चलेगा बेटा। कावेरी मैडम, यहाँ पर किसका काम चलेगा और किसका नहीं चलेगा ये डर तो आपकी बातों से मुझे साफ जाहिर हो रहा है। वैसे भी मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आप जाकर अपने काम और अपने लोगों पर ध्यान दीजिए मैडम। आपको मुझसे किस बात का डर लग रहा है? अगर आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर आते हैं और आप अच्छे कपड़े सिलती हो तो वह लोग आपके पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे ना। आपको इस तरह मुझसे डरने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी यह मेरे पापा की दुकान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज मेरी दुकान का पहला दिन है और मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, आपका कस्टमर आपका इंतजार कर रहा होगा। गुड़िया का ऐसा जवाब सुनकर कावेरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, गुड़िया की बच्ची, आखिर तू अपने आप को समझती ही क्या है? मैं तुझे यहाँ किसी भी हाल में टिकने नहीं दूंगी। अब बस तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। ऐसा बोलकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और वह गुड़िया की बुटीक पर नजर रखने लगती है। गुड़िया की सिलाई में जैसे जादू था, वो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाती थी, जिससे हर कोई गुड़िया के सिले कपड़ों की खूब तारीफ करते थे और धीरे धीरे करके सभी कस्टमर अब गुड़िया से ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। एक दिन गुड़िया की दुकान पर एक सेठानी आती है। गुड़िया, मैंने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना है, तुम वाकई बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलती हो। मेरे घर में शादी का फंक्शन है और हमारे सभी फंक्शनों में सबको एक जैसा ही लहंगा पहनना है। तुम मुझे 101 जैसे लहंगा बनाकर 10 दिनों के अंदर दे सकती हो। पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके पूरे 50,000 रुपए दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मैडम, समझ लीजिए आपका काम हो गया। मैं आपको आपके टाइम से पहले ही सारे लहंगे तैयार करके दे दूंगी। इतना बोलकर वो सेठानी वहाँ से चली जाती है और गुड़िया अपने कामों में लग जाती है। आ गई बेटा, चल मैं तेरे लिए गर्मा गर्म राजमा चावल जो बनाई हूँ खाते हैं। वाह माँ, आपको कैसे पता? आज मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा था। माँ हूँ ना, बिना कहे ही तुम दोनों की मन की बात जान लेती हूँ। और बता, दुकान पे काम कैसा चल रहा है? काम बहुत ही अच्छा चल रहा है माँ। आज मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और देखना, पेमेंट मिलते ही सबसे पहले ये घर गिरवी से छुड़ाऊंगी। और मैंने मास्टर जी से भी बात कर ली है, कल ही स्कूल जाकर मुन्नी का दाखिला भी करवा दूंगी। माँ, अब से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब सिर्फ अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी माँ। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। गुड़िया दिन रात मेहनत करके पूरे 100 लहंगे सिलकर तैयार कर देती है। यह बात जब कावेरी को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है। पहले इसके बाप की वजह से मेरा बुटीक नहीं चल रहा था और अब यह आ गई है, इसकी वजह से भी कोई कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आता। आज अगर इसने उस सेठानी का ऑर्डर बनाकर दे दिया फिर तो यह मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और इसका बुटीक और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसे यह ऑर्डर तैयार करने से रोकना होगा। इधर गुड़िया अपना ऑर्डर तैयार कर लेती है। ये सारे ऑर्डर तैयार हो गए, कल मुझे इसकी पेमेंट भी मिल जाएगी और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुशी खुशी गुड़िया दुकान बंद करके अपने घर पर चली जाती है। तभी कावेरी चुपके से उसके दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। इधर गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है। देखिए माँ, मैं आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। मुन्नी,
तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? ये लो, इसे खाओ। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, पहले पैसे तो आ जाने देती, फिर खर्चा करती। अरे माँ, समझ लो पैसे आ गए, बस कल का दिन हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कावेरी उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने जो चूहे गुड़िया की दुकान में छोड़े थे, वे सारे चूहे मिलकर गुड़िया का बनाया हुआ सारा लहंगा पूरी रात में कुतर देता है। दूसरे दिन गुड़िया खुशी खुशी अपने बुटीक पर जाती है और तभी सेठानी भी अपने लहंगे लेने पहुंचती है। पर जैसे ही गुड़िया सेठानी को लहंगे देती है, लहंगे देखकर सेठानी आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? मेरा इतना महंगा कपड़ा तुमने चूहों से कटवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे मेरे सारे कपड़े के पैसे चाहिए। पिछली बार तो गांव वालों ने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों बाप बेटी ही लापरवाह हो। बाप ने लापरवाही में दुकान जला दी और बेटी ने सारे कपड़े चूहों से कटवा दिया। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हारे पास कपड़े सिलाने आ गई। मुझे अब मेरे कपड़ों का हर्जाना दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। देखिए सेठानी जी, मुझे नहीं पता यह सब अचानक कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं रात भर में इतने सारे चूहे मेरी दुकान में कैसे आ गए। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए, फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेठानी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब उसके साथ कैसे हो गया। गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया को इतनी दुखी देखकर कावेरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मुझसे पंगा लेने चली थी, अब इसे अपनी असली औकात याद आएगी। बड़ी आई थी बुटीक चलाने वाली, अब मैं भी देखती हूँ ये सेठानी के पैसे कहाँ से लाकर देती है। कावेरी गुड़िया की बर्बादी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और गुड़िया बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वह रोते हुए बस चलती जा रही थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने पहले ही घर गिरवी रख रखा है। माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, घर पर एक छोटी बहन भी है। मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं घर गिरवी से जल्दी ही छुड़वाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। बहन से भी वादा किया था उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं करा पाई, ऊपर से मेरे हाथ से घर भी चला गया, बुटीक भी चली गई। अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। मैं सेठानी के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? हे ऊपर वाले, तो हम गरीबों के साथ ही इतना बुरा क्यों करता है? अभी अभी तो खुशियाँ आने वाली थी, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। गुड़िया रोते हुए चलती जा रही थी, तभी उसे वहाँ एक सीढ़ी दिखाई देती है जो बादलों की तरफ जा रही थी। गुड़िया उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। तभी वो देखती है उसके सामने 3 लहंगों का घर है। लहंगों का घर देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है। तभी पहले लहंगे घर से आवाज आती है, गुड़िया मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत रुपया पैसा सब मिलेगा। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? आओ मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरे लहंगे घर से आवाज आती है, गुड़िया तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तुम मेरे घर में आराम से एक महारानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम मेरे इस जादुई लहंगों के घर की मालकिन बनकर हमेशा के लिए इस जादुई लहंगों के घर में रह सकती हो। उसके बाद तीसरे लहंगे के घर से आवाज आती है, गुड़िया मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो कई दिनों से प्यासी है, मगर उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम मेरे घर में आकर उस अम्मा की मदद करोगी? यह सुनने के बाद गुड़िया कहती है, हे जादुई लहंगों के घर,
मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरे लिए पैसा किसी के जान से बढ़कर नहीं है। मैं तीसरे जादुई लहंगों के घर में जाकर उस अम्मा की मदद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करने वालों की ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। गुड़िया तीसरे जादुई लहंगों के घर में चली जाती है। उस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा धन दौलत था। हर तरफ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे मोती थे। तभी उस जादुई लहंगों के घर से फिर से आवाज आती है, गुड़िया, हम तीनों जादुई लहंगे के घर तुमसे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुम हमारी परीक्षा में खरी उतरी हो। तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुम इतनी ज्यादा परेशानी में होते हुए भी तुमने एक जरूरतमंद अम्मा की मदद करने की सोची। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। इस घर में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वह जादुई लहंगे का घर अपना आकार छोटा कर लेता है और गुड़िया खुशी खुशी उसे लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर गुड़िया अपनी माँ से उस जादुई लहंगों के घर के बारे में सारी बातें बताती है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और गुड़िया उस जादुई लहंगों के घर की मदद से सबके पैसे लौटा देती है और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा बुटीक खोलती है। यह देखकर कावेरी सोचती है, यह गुड़िया की बच्ची इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कावेरी गुड़िया का पीछा करते हुए उसके घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि यह सब उस जादुई लहंगों के घर की वजह से हो रहा है। तभी कावेरी रात को उस जादुई लहंगों के घर को चुराने का प्लान बनाती है और जैसे ही वो अपने गुंडों के साथ उस घर को चुराने की कोशिश करती है, तभी उस जादुई लहंगों के घर से बहुत सारे सांप निकलकर कावेरी और उसके साथी को डस लेता है और इस तरह कावेरी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।